अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 9 के अंदर एक मरतबा फिर से आप लोगों का वेलकम। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए हैं, जिन्होंने लास्ट लेक्चर हमारे मिस कर दिए हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि इस टाइम पे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है चैप्टर नंबर 6 जो कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। और इसमें हमारी स्टडी रहेगी हाइड्रोजन और कार्बन और इससे बनने वाले तमाम कंपाउंड्स के बारे में। हमने वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी, जिसका कहना ये था कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो या प्लांट से या एनिमल से हासिल होंगे। फिर वॉहलर्स थ्योरी आई और वॉहलर्स थ्योरी ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और उसने लैब में कुछ कंपाउंड्स बनाए। तो इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी है। फिर उसके बाद हमारे पास वॉहलर्स थ्योरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है। फिर पेपर के अंदर हमारे पास एक शॉर्ट नोट आता है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये भी आप लोगों ने याद करना है नोट्स में से। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेन सोर्स हमारे पास कोयला है। कोयला कार्बन के ज़ख़ायर हैं, उसमें से हम कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। पहला मेन सोर्स हमारे पास है कोल, दूसरा हमारे पास है नेचुरल गैस और तीसरा हमारे पास है पेट्रोलियम। ये तमाम सोर्सेज हमारे पास हैं। कोल भी है, कोयला है, नेचुरल गैस है जो मीथेन गैस है जो सुई के मकाम से मिल रही है हमें बलूचिस्तान से, तो वो भी हमारे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जा रही है नेचुरल गैस। ये भी एक हाइड्रोकार्बन का मेन सोर्स है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है। और पूरे मुल्क का, किसी भी मुल्क का जो दारोमदार होता है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर होता है। फिर उसमें डीज़ल आ जाता है, केरोसिन है, पेट्रोल है, बहुत सारे केमिस्ट्री लैब में यूज़ होने वाले या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले केमिकल्स हैं जो हमें यहाँ पेट्रोलियम से मिल रहे होते हैं। तो ये तीन सोर्सेज अभी इस लेक्चर के अंदर हमें डिस्कस करने हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं, इतना कि हमारा एक जो शॉर्ट नोट है 1.5 से 2 पेजेस का, वो हम इसको कंप्लीट कर लें और कुछ बेसिक नॉलेज हमें यहाँ से मिल जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। पहला इसका सोर्स है हमारे पास कोल। और कोल किस तरीके से बनता है? कोयला लकड़ी की मदद से बनता है ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर अपना अच्छा खासा ज़मीन का अपना प्रेशर होता है। उसकी ज़मीन के अपने टेम्परेचर की वजह से लकड़ी जो है वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं कोल, जो हमारा पहला नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। एक टेक्निक है जिसे नाम दिया जाता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? जी भाई, किसी को कुछ आइडिया है कि व्हाट इज़ डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन क्या चीज़ है? क्या आपने ये नाम सुना हुआ है? सुना हुआ है, ठीक है। डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन क्या है? ये हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक किस चीज़ की सेपरेशन करते हैं? सॉलिड की भी कर सकते हैं, लिक्विड की भी सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक कहलाती है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पे टाइप्स पढ़नी है उसमें एक टाइप है आपके पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक टाइप, और एक हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो टॉपिक है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अंदर हमें सबसे पहले समझना है डिस्टिलेशन। अगर ये समझ नहीं आया हुआ तो इसके अंदर मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करूंगा, आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा। डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक है। फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स में से 2 टाइप्स जो इस टाइम पे हमारी ज़रूरत है वो हमने समझनी है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज़ फॉर सॉलिड्स। अगर हम कोई सेपरेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं और वो सॉलिड के ऊपर कर रहे हैं तो इसे नाम दिया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और अगर हम कोई सेपरेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड्स के ऊपर तो इसे नाम दिया जाता है कि ये कौन सी टाइप है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मेरे पास एक कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 40, एक का 50, एक का 60, एक का 100। कैसे अलग करें? उनको अलग किया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से।
आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 10, 20, 30, जैसे ही 40 पे पहुंचेगा 40 वाला लिक्विड भाप बन के कन्वर्ट होगा। कॉलम लगे हुए होते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम लगे हुए होते हैं, उस कॉलम से 40 डिग्री वाले बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे। पीछे बचा 50 वाला, 60 वाला, 80 वाला, 100 वाला। टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, जैसे ही टेम्परेचर 50 पे पहुंचेगा 50 वाला भाप बन के डिस्टिलेशन कॉलम की मदद से दूसरे कंटेनर में उसको कंडेंस करके ठंडा करके उसको अलग कर लिया। फिर 80 वाला, इस तरीके से आप सेपरेशन कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को नाम दिया जाता है डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन के अपने पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है तो उस केमिकल रिएक्शन में आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, आप प्रेशर प्रोवाइड करते हो, अगर कोई कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट डाला जाता है। तो कोई भी प्रोसेस जब अप्लाई किया जाता है तो उसके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ उसकी कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस को हमें फॉलो करना होता है। तो आप लोग अपने पास एक हेडिंग डाल दो और आज के टॉपिक का जो नाम है वो है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके अंदर कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। तो अभी हमने समझा व्हाट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज़ बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक। When this technique is applied on solid, it is termed as destructive distillation, and when this technique is applied on any liquid material, then it is termed as fractional distillation. तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए। अब मेरा साथ में आपसे सवाल भी है कि मैं अब कोल है, कोयले के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। मैंने कहा यार मेरे पास कोयला तो है लेकिन मुझे इसमें से चीज़ें अलग करनी है, कैसे अलग करूँ, कौन सी टेक्निक अप्लाई करूँ? तो बताओ कोयला कौन सी फॉर्म के अंदर होता है? सॉलिड। तो डिस्टिलेशन टेक्निक कौन सी अप्लाई करूँगा? डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई हो जाएगी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की टेक्निक इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की टेक्निक अप्लाई करने पर मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? मुझे यहाँ से मिलेंगी कुछ गैसेस। जब मैं कोल के ऊपर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेंगी? गैसेस, कुछ गैसेस मिलेंगी। गैसेस के बाद मुझे यहाँ से एक लिक्विड मिलेगा। लिक्विड के बाद मुझे यहाँ से मिलेगा सॉलिड। ये तीन तरह के मटेरियल मुझे यहाँ से मिलेंगे। कोयले में से मुझे सॉलिड फ्यूल भी मिलेगा, सॉलिड मटेरियल भी मिलेगा। कोयले की जब डिस्टिलेशन करवाऊंगा मुझे कुछ लिक्विड भी मिलेंगे। जब मैं इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कोयले के अंदर से तो कुछ गैसेस भी मिलती हैं। जब पूरा बाकायदा इसका एनालिसिस किया गया तो इस एनालिसिस से पता ये चला कि इसके अंदर से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इसके अंदर से हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है, इसके अंदर से हमें मीथेन गैस भी मिल रही है, इसके अंदर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही है। तो तमाम चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा होगा। याद आपने तमाम चीज़ें नोट्स में से करनी है, वर्डिंग्स वगैरह का ख्याल रखना है, तमाम वर्डिंग्स ऐड करनी है। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हमें मिलेगी। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो गैसेस मिलेंगी इसको कोल गैसेस का भी नाम आप दे सकते हैं कि कोयले के अंदर से कौन कौन सी गैसेस हमें मिल रही हैं। ये कोल गैसेस हैं। कोल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर से मीथेन है, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है। जो लिक्विड यहाँ से फ्यूल हमें मिलेगा, लिक्विड फ्यूल को नाम दिया जाता है कोल तार। कोल तार हमें मिलेगा जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर है। सॉलिड में से यहाँ पे मिलेगा हमें कार्बन ब्लैक। क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ से हमें मिलेगा कार्बन ब्लैक जिसे नाम दिया जाता है कोक। यहाँ से मिलेगा कोक। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज नोन एज कोक। ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। फिर इसको फिर मज़ीद इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसको आमतौर पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है या एलॉय वगैरह बनाए जा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो स्मॉल क्वांटिटी में कार्बन डलता है तो वो फिर ये कोक इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यूजेस तो इसके बहुत सारे हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसे क्या नाम दिया जाता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन को नाम देते हैं कोक। मैं ये बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में इतना वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों को बआसानी समझ भी आ जाए, आप लोगों के कोर्स का हिस्सा भी हो और इसको लिखने के बाद आप पेपर के अंदर A1 ग्रेड हासिल कर सकें, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को उसी हिसाब से समझा रहा हूँ। कोल
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्यों भाई डिस्ट्रक्टिव क्यों किया? इसलिए कि भाई हर चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। सॉलिड के ऊपर उसकी अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, लिक्विड के ऊपर अलग कंडीशंस हैं, अलग टेम्परेचर होता है, अलग प्रेशर है, अलग सर्कमस्टेंसेस हैं इसके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम टेम्परेचर पे हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हो जाती हैं, किसी के रूम टेम्परेचर के ऊपर हो जाती हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो जाता है रिएक्शन, कुछ में हमें प्रेशर लो करना पड़ता है, किसी में प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो रिएक्शंस के कंडीशंस होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, कोल तार लिक्विड स्टेट है भाई, इसके अंदर भी कोल तार के अंदर मोर देन 250 प्रोडक्ट्स विल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कोल तार। इस कोल तार के अंदर से 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। लिक्विड है ना, तो लिक्विड पे कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक अप्लाई होगी। किसके ऊपर? इस कोल तार के ऊपर। कोल तार लिक्विड है, इसके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक अप्लाई करो। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक अप्लाई होगी, 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? एक दो बना भी देता हूँ। जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन है। क्या चीज़ है? ये बेंजीन, नाम सुना हुआ होगा, ये बेंजीन है। एक कंपाउंड और होता है, ये आपके पास है नेफ्थलीन। बेंजीन है, ये कंपाउंड कौन सा है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। इसी के साथ साथ एक कंपाउंड और हमारे पास है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में भी पढ़ेंगे। इस कंपाउंड को बोला जाता है ज़ाइलीन। तो देखें, 3 कंपाउंड्स तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट के अंदर ही बना दिए। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, 250 से ज़्यादा कंपाउंड यहाँ से मिलेंगे हमें। तो ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला सोर्स है और इसे नाम दिया जाता है कोल। कोयले की मदद से ये तमाम चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उससे 3 चीज़ें मिली, लिक्विड भी मिला, और फिर उसके बाद हमने इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाने पे आपको यहाँ से बेंजीन मिल गया। और बेंजीन तो जो है कॉस्मेटिक्स बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें यूज़ भी लिख लो कि ये कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है। 22 31 90, तो ये आपके पास ये सबसे ज़्यादा चलने वाला रनिंग आइटम है बेंजीन। इसकी मदद से कॉस्मेटिक्स, रंग गोरा करने और एकदम काले को गोरा बनाने वाली जितनी भी क्रीम्स हैं वो तमाम की तमाम यहाँ से कॉस्मेटिक्स का सामान यहाँ से बन रहा होता है। बाकी ये आपके पास है नेफ्थलीन। आपने सुना होगा पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े मारने वाली जो अद्वियात हैं, जो दवाइयाँ हैं, जो पौधों वगैरह के ऊपर, या टाइफोन या इस तरह की मोर्टीन टाइप चीज़ें होती हैं, वो तमाम यहाँ इन कंपाउंड से बनाई जाती हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह। और ये ज़ाइलीन है, ये एंटी सेप्टिक मटेरियल होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है। ज़ख़म के ऊपर जो दवाइयाँ वगैरह लगाई जाती हैं ज़ख़म को साफ़ करने के लिए, तो ये एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है। ये कुछ चीज़ें जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ डिस्कस करना, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। कोल है और गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस के अंदर ये तमाम बातें हैं जो मैं चाह रहा था आपसे डिस्कस करने से। जल्दी से अपने पास नोट करें ताकि मैं नेक्स्ट सोर्स के ऊपर आ जाऊँ। नेक्स्ट सोर्स जो मैंने आप लोगों को समझाना है वो है हमारे पास दूसरा इसका सोर्स, दैट इज़ नेचुरल गैस। चलें इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट सोर्स हमारे पास क्या है? नेचुरल गैस, जो कि सुई के मकाम से हमें मिल रही है। सुई के मकाम से मतलब बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से पाइपलाइन के थ्रू ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई की जा रही है। ये पीएसटी के अंदर बाकी आप लोगों ने इसके रट्टे लगाए होंगे। सुई गैस या नेचुरल गैस या मीथेन गैस। तो जो बेटा दूसरा सोर्स है इसका, दैट इज़ नेचुरल। पाकिस्तान में सुई के मकाम से जो गैस मिल रही है। अब मज़े की बात बताऊं कि वो जो नेचुरल गैस वहाँ से निकल रही है ना, उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं है। लेकिन जो हमारे घरों में मीथेन गैस आ रही है तो उसमें क्यों है स्मेल? कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन। और कहाँ से निकल रही है? इसको सुई गैस का भी नाम देते हैं।
सुई के मकाम से वो सुई एक जगह है तो वहाँ से ये गैस निकल रही है, सुई गैस का भी नाम देते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है बेटा, इसके अंदर सरे फहरिस्त जो चीज़ें हैं ना, उसके अंदर मीथेन गैस भी है, इथेन गैस भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप इसे अपने पास नोट कर लें ज़रा जल्दी से। चलें, शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको नोट करना है, टाइम वेस्ट किए बग़ैर तमाम चीज़ों को करना है। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, नाइट्रोजन है। अच्छा, इसकी अपनी ना कुछ कॉम्पोजिशन है, जब वो नोट्स में से याद करोगे तो उस टाइम पे इसका थोड़ा रट्टा लगाना। मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके कुछ चीज़ बता दूं। 94.60% ये आपके पास इसके अंदर मीथेन है। 94.60 इसके अंदर क्या है, ये आपके पास है तकरीबन इसके अंदर होती है मीथेन। बाकी इसके अंदर आपके पास कितना बचा, आपके पास बच गया तकरीबन 5.40% इसके अंदर। 94.60 इसके अंदर मीथेन है, और जो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे बचती है, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 5.40 समथिंग। इतनी जो अमाउंट है इसके अंदर इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर मौजूद होती है। तो बताने वाली बात यह है कि आटे में नमक के बराबर ये बाकी चीज़ें हैं, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर क्या है, बाकी मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर है आपके पास मीथेन। तो जो यहाँ से हमारे पास मीथेन निकल रही है, वो मीथेन उसकी कोई किसी किस्म की फ्रेगनेंस नहीं होती, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन जो हमारे घरों में आ रही है मीथेन, तो उसके अंदर देखा क्या गया, उसमें स्मेल जब करते हैं तो उसकी अपनी फ्रेगनेंस होती है, या अगर चूल्हा खुला हुआ है, कोई बर्नर ऑन रह गया है तो उसकी स्मेल होती है, उससे हमें पता चल जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, वो हमारी सेफ्टी के लिए किया जाता है। इसके अंदर ऑयल्स वगैरह डिज़ोल्व करवाए जाते हैं, तो जब ऑयल वगैरह इसके अंदर डिज़ोल्व करवा दिए जाते हैं तो उससे एक ऑयल की अपनी फ्रेगनेंस होती है, उससे इसकी पहचान कर ली जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये याद रख लेना, वैसे ही याद रहेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। परसेंटेजेस जब पेपर स्टार्ट होने लगे उससे एक दिन पहले उसकी परसेंटेजेस पढ़ लेना कि हाँ भाई इसकी परसेंटेज ये इतनी है, ये इतनी है। तो ये दूसरा सोर्स है। लास्ट सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सोर्स इज़ पेट्रोलियम। देखते हैं कि पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। भाई पेट्रोलियम मसनूआत तो आजकल बड़ी शॉर्ट हुई हुई है मार्केट के अंदर। जब से पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हुआ है तो पेट्रोल मालिकान ने कहा है कि हम सस्ता पेट्रोल नहीं बेचेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो ये बातें चल रही हैं भाई बाहर। तो जब चीज़ महंगी होती है तो पहली फुर्सत में उसी टाइम पे महंगी हो जाती है, और जब चीज़ सस्ती होती है तो फिर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें अपने पास पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज़ पेट्रोलियम। ये थर्ड सोर्स है और अच्छी सी हेडिंग डालिएगा। देखें मैं कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पेट्रो मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। रॉक ऑयल, रॉक ऑयल है। ये ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड होता है। ब्राउन कलर विस्कस लिक्विड, ये ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड होता है जिसे नाम दिया जाता है पेट्रोलियम, या इसको क्रूड ऑयल का भी नाम दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल या ख़ाम तेल का इसे नाम दिया जाता है। ख़ाम तेल मतलब जो पहाड़ों के अंदर बोर करके वहाँ से इसको निकाला जाता है और होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। और ये बात आप जानते हैं कि अगर हमारे पास लिक्विड स्टेट के अंदर कोई मटेरियल हो तो उसके ऊपर डिस्टिलेशन की जो टेक्निक अप्लाई करेंगे वो होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सी टेक्निक होगी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब पेट्रोलियम की या क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो तीन चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। यहाँ से कुछ हमें गैशियस फ्यूल मिलेंगी, गैशियस प्रोडक्ट, कुछ हमें यहाँ पे लिक्विड फ्यूल मिलेंगे और कुछ हमें यहाँ से सॉलिड मटेरियल भी मिलेंगे। तो जो गैसेस यहाँ से मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है
और ब्यूटेन। मतलब बॉटम लाइन ये है कि 1 से लेके 4 कार्बन तक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मली गैशियस फेस में होते हैं और ये क्रूड ऑयल से हमें मिल जाएंगे। लिक्विड स्टेट के अंदर यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलेगी, यहाँ से हमें मिल जाता है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर के साथ साथ यहाँ से हमें मिलता है गैसोलीन। गैसोलीन मतलब पेट्रोल। आपने कैरोसिन का नाम सुना हुआ है, कैरोसिन ऑयल है। यहाँ से हमें डीज़ल मिलता है, यहाँ से हमें लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, हैवी लुब्रिकेंट्स। तो ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें मिलेंगी जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाओगे क्रूड ऑयल की, तो ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही होंगी। जब लास्ट में इसके अंदर कुछ रेजिड्यू बच जाएगा, कुछ इम्प्योरिटीज़ यहाँ से हमें बच के मिलेंगी, उसे नाम दिया जाता है तारकोल। नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, इसको डामर का नाम भी दिया जाता है या एसफॉल्ट का नाम भी दिया जाता है। जब रोड वगैरह की कारपेटिंग हो रही होती है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक मटेरियल डलता है जो कि पेट्रोलियम का वेस्ट मटेरियल होता है। तारकोल, डामर या एसफॉल्ट का नाम दिया जाता है। और यहीं से हमें मुख्तलिफ़ वैक्सेस वगैरह भी मिलती हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली है, सर्दियों में आमतौर पर इस्तेमाल की जा रही होती है। तो ये तमाम मटीरियल हमें मिलते हैं पेट्रोलियम से और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्स थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।